हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिशिएंट डिमांड के कॉन्सेप्ट को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की मीनिंग को देखा हमने, और एक्सेस डिमांड की वजह से इकोनॉमी में किस तरह का सिचुएशन अराइज होता है हमने वो डिस्कस किया था। हमने देखा कि एक्सेस डिमांड की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है, और उसके बाद हम लोगों ने उसको ग्राफिकली देखा हुआ है। एक्सेस डिमांड के रीजंस हमने डिस्कस किए पॉइंट वाइज, और हमने देखा इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक्सेस डिमांड का जब इकोनॉमी में ये अराइज होता है। तो ठीक उसी तरह से हम आज डेफिशिएंट डिमांड डिस्कस करेंगे। क्या है डेफिशिएंट डिमांड, उसकी वजह से इकोनॉमी में किस तरह के सिचुएशंस अराइज हो जाते हैं, डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या क्या हैं, और डेफिशिएंट डिमांड के इम्पैक्ट को भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड के बारे में। एक्सेस डिमांड का ये जस्ट उल्टा है। ओके, सबसे पहले इसकी मीनिंग को देख लें। तो क्या है डेफिशिएंट डिमांड? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी इज लेस than the aggregate supply at the level of full employment of output in the economy। क्या है एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड? तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है कि जब इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से। कहाँ पे, किस लेवल पे? तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो डेफिशिएंट डिमांड देखने को मिलता है। डेफिशिएंट डिमांड का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर ये पड़ता है कि अगर डेफिशिएंट डिमांड देखने को मिला या इकोनॉमी में ये सिचुएशन अराइज हुआ तो इसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, और जितना ज़्यादा डिफ्लेशनरी गैप होगा इकोनॉमी में उतना ही अधिक डिफ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिलेगा। डेफिशिएंट डिमांड जो होता है ये बतलाता है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना है। ठीक है, तो जहाँ कहीं पर भी एक्सेस डिमांड के बजाय डेफिशिएंट डिमांड देखने को मिलेगा तो डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हम लोगों को नज़र आएगा। जब हम डेफिशिएंट डिमांड को ग्राफिकली बनाते हैं तब हम लोगों को ये गैप जो है डिफ्लेशनरी गैप ये देखने को मिलता है। और डेफिशिएंट डिमांड के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से जानने के लिए हम इसको ग्राफिकली बना कर देख लेते हैं, जहाँ पे हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, और वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का जब हम कर्व बनाएंगे तो सबसे पहले हम एग्रीगेट सप्लाई लाइन बनाकर देख लेते हैं। एएस लाइन बनाते हैं, और एएस लाइन जो कि इक्वल्स टू होता है इनकम के। तो हम लोगों ने एक्सेस डिमांड में भी बनाया था कि इनकम लाइन जो है वो अपवर्ड राइजिंग जाता है ओरिजिन से स्टार्ट होके, विच इज़ इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ये एएस लाइन है जो कि अपवर्ड राइजिंग है। क्यों? क्योंकि और
ओरिजिन के साथ 45 डिग्रीज का एंगल भी बनाता है। AS बराबर Y इनकम लाइन है। एग्रीगेट डिमांड कर्व, AD कर्व जब हम बनाएंगे तो AD का जो कर्व है वो Y एक्सिस से शुरू होके अपवर्ड राइजिंग जाता है। ये AD कर्व है जो कि है C+I, ठीक है। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट E पर है और इसको हम ला करके जब x एक्सिस से मिला देते हैं तो यही इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करता है। अब इकोनॉमी फुलर एम्प्लॉयमेंट पर है और फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन पे अगर इकोनॉमी का जो एग्रीगेट डिमांड है वो इकोनॉमी के एग्रीगेट सप्लाई से अगर घट जाता हो तो उस स्थिति में देखिए क्या होता है, ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड कर्व फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो इकोनॉमी का था वो घट गया। तो पहले एग्रीगेट डिमांड कर्व था AD, अब कर्व हो गया क्या AD1 जो कि है C+I प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे ये प्लस में नहीं है, इन्वेस्टमेंट घट गया इसलिए हम माइनस के साइन के साथ इसको दिखाएंगे, ठीक है, ध्यान दोगे। इन्वेस्टमेंट एक्सेस डिमांड में हमने लिखा था C+I प्लस डेल्टा I क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा था। अब क्योंकि फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे डिमांड घट गया तो इन्वेस्टमेंट भी घटेगा, तो इन्वेस्टमेंट के घटने से ओवरऑल डिमांड घटेगा। तो इकोनॉमी में आप देखोगे एक पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो ऐसे लेवल पे पहुंच गई है जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ओवरऑल डिमांड जो है अर्थव्यवस्था का वो कम हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज पॉइंट E जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को दिखा रहा है। और जब इकोनॉमी का ओवरऑल डिमांड घट गया तो देखिए आपको एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे हम नाम ले देते हैं F, यहाँ नाम ले देते हैं G। इस पॉइंट पे ये जो गैप हमको दिखाई दे रहा है, दिस गैप, ये गैप इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप को अराइज करता है क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अगर अर्थव्यवस्था में डिमांड जो है वो घटता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट घट जाता है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या उत्पन्न होती है जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है। सो दिस गैप इंडिकेट्स डिफ्लेशनरी गैप, और ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग काम करने के इच्छुक होंगे, काम करने के एबल होंगे, बट उनको जॉब नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से देश में इकोनॉमी में डिफ्लेशन यानी कि प्राइस लेवल बहुत ही डाउन हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था जो है वो बुरी स्थिति में चली जाएगी। सो डिफ्लेशनरी गैप आपका एक तरह का सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा घट जाते हैं। अब है कि इकोनॉमी में अगर डिफ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड अराइज होता है तो इससे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमी में अगर डेफिशिएंट डिमांड देखने को मिलता है तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। तो इससे पहले हम इम्पैक्ट की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं ऐसा होता क्यों है, रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या क्या हैं, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एक्सेस डिमांड के जितने भी हम लोगों ने पॉइंट्स देखे थे कॉजेज में, आप एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि एक्सेस डिमांड के सारे कारण अगर तुम उल्टा कर दो तो वो डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेज बन जाते हैं। सबसे पहला कारण है अगर फॉल होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, लोगों के द्वारा
जो कंजम्पशन करने की क्षमता है लोगों की, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, अगर वो घट जाता हो, गिर जाता हो, तो उस स्थिति में डिक्रीज करता हो, तो ए डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डिक्रीज बढ़ाता है सेविंग्स को, और जितना कम कंजम्पशन होगा उतना ही अधिक इकोनॉमी का डेफिशिएंट डिमांड होगा, क्योंकि अगर कंजम्पशन ही कम कर रहे हैं मतलब लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होगा कि डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हो सकता है इंक्रीज इन टैक्सेस। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, अगर उन रेट ऑफ टैक्सेस में इंक्रीमेंट हो जाता है तो इससे क्या होगा कि जो डिस्पोजेबल इनकम होगा वो घटेगा, और जितना कम होगा डिस्पोजेबल इनकम उतना ही कम होगा कंजम्पशन, क्योंकि हम लोगों ने बहुत शुरुआत में पढ़ा है कि कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो टैक्सेस के बढ़ जाने से भी इकोनॉमी में एज अ रिजल्ट डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार के द्वारा जो भी खर्च हो रहा है इकोनॉमी में, अगर वो घटता है तो इसके कारण भी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड उत्पन्न होता है। अगर देश में सरकार के द्वारा जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो घट जाए, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी का जो सप्लाई ऑफ मनी है वो घटता है, और लोगों के द्वारा जो डिमांड किया जा रहा होता है वो घटने से इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं और भी कारणों में एक इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट घटता है तो उससे भी डेफिशिएंट डिमांड जो है वो अराइज हो जाता है। जितना कम इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही कम लोगों के पास इनकम होगा। मल्टीप्लायर की वर्किंग इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। इनकम जितना कम, लोग अपने डिमांड को उतना ही घटाएंगे, और डिमांड के घटने से डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं पे और रीज़न है जैसे कि राइज इन इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट हो रहा है, विदेशों से आपके देश में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए जा रहे हैं, और अगर वो बढ़ते हैं तो इससे क्या होगी कि जो डोमेस्टिक करेंसी होगी वो कहाँ चली जाएगी, विदेशों में, क्योंकि सामान खरीदेंगे तो पे करेंगे। तो डोमेस्टिक करेंसी के फॉल होने से भी डेफिशिएंट डिमांड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक और पॉइंट है दैट इज फॉल इन एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है और एक्सपोर्ट वगैरह जो है वो कम होता है, तो उस केस में एक्सपोर्ट के कम हो जाने से आपके देश में जो फॉरेन करेंसीज का फ्लो है वो घट जाएगा। फॉरेन करेंसीज के फ्लो के घटने से इकोनॉमी का जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कम हो जाता है, और इससे भी क्या होगा, इकोनॉमी में चूँकि पैसों की मात्रा ही घट गई, लोगों का इनकम घटेगा, प्राइसेस घट गए, और डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति उत्पन्न होगी जो कि डिफ्लेशनरी गैप को जनरेट करेगी। तो इस तरह से इकोनॉमी में आपको ये कुछ कारण देखने को मिलेंगे जो कि डेफिशिएंट डिमांड को जनरेट करने में अर्थव्यवस्था को हेल्प करते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड पॉइंट बेसिकली, बट इन पॉइंट्स के कारण, इन्हीं कारणों से अर्थव्यवस्था में डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और उससे डिफ्लेशनरी गैप अराइज हो जाता है। अब अगर हम जानना चाहें कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डेफिशिएंट डिमांड से क्या असर पड़ता है इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स पर, जिसको हम अगेन 3 अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहला तो देखेंगे इफेक्ट ऑन आउटपुट। तो देखो यहाँ पे बात समझोगे। सबसे पहले तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से डिमांड क्या हो गया, घट गया।
यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्सेस सप्लाई हो चुका है और डिमांड जो है वो घट चुका है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गया है, ये स्थिति है। अब डिमांड घटा तो क्या होगा कि जो सप्लायर होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, वो चाहेंगे कि प्रोडक्शन को घटाएं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो डिमांड घट चुका है, मतलब इकोनॉमी का डिमांड उतना है नहीं जितना उत्पादन हो रहा है। बात ध्यान से सुनेंगे, अगर आउटपुट जो है वो डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में क्या होगा कि आपका घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि आउटपुट पर अंतर ये पड़ेगा कि ये घटने लग जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डेफिशिएंट डिमांड अराइज हो गया है, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। सप्लाई ज़्यादा होने से इकोनॉमी में इन्वेंट्री स्टॉक जो है, मतलब अनैच्छिक स्टॉक जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बढ़ेगा। अब क्योंकि इतना डिमांड है ही नहीं इकोनॉमी का जितना प्रोडक्शन हो चुका है, तो इस केस में क्या होगा कि इकोनॉमी में उत्पादक जो होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, वो प्रोडक्शन घटाना चाहेंगे और एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट है वो इकोनॉमी का घट जाएगा। तो ये पहला इम्पैक्ट पड़ेगा किसका? डेफिशिएंट डिमांड का। किस पे? आउटपुट के लेवल पे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो देखो, अगर आउटपुट का लेवल घटेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी घटेगा। भाई जब देखा जा रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इकोनॉमी में जो डिमांड है वो कम हो गया है, तो उसकी वजह से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो होगा इकोनॉमी का वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट पर असर ये पड़ेगा डेफिशिएंट डिमांड का कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। और वहीं पे हम नेक्स्ट बात करें कि प्राइस लेवल पर क्या असर पड़ेगा, कीमत स्तर जो है उस पर क्या अंतर पड़ेगा डिफ्लेशन के आने से या डेफिशिएंट डिमांड से। तो प्राइस लेवल जो होगा ओवरऑल वो भी क्या होगा? गिर जाएगा। तो इकोनॉमी पे डिफ्लेशनरी प्रेशर या डेफिशिएंट डिमांड के अराइज हो जाने से आउटपुट का लेवल जो है वो डाउन होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी डाउन हो जाएगा और जनरल प्राइस लेवल जो होगा वो ओवरऑल क्या होगा? गिर जाएगा। तो ये तीन असर डिफ्लेशनरी गैप के इकोनॉमी में अराइज होते हैं। इसी के साथ हमारा जो डिफ्लेशनरी गैप है, जिसको हम डेफिशिएंट डिमांड का एक रीज़न मानते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड के कारण इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप अराइज हो जाता है। कैसे अराइज होता है, उसके क्या कारण है और असर क्या होगा डिफ्लेशनरी गैप से, डेफिशिएंट डिमांड से, हम लोगों ने ये आज के क्लास में फिनिश कर लिया है। और इसी के साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड का वो यहाँ पे फिनिश होता है। और अब हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, दैट इज मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। क्योंकि इकोनॉमी में अगर ऐसा दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन अराइज हो गया है तो फिर इसको ठीक करना देश की ज़रूरत हो जाती है। और इसको ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं या होते हैं हम वो देखेंगे। अच्छा, अगर आपसे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बीच में अंतर पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हो, बहुत ही बेसिक सा अंतर आप बता सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों में? दोनों का मीनिंग अलग है। एक्सेस डिमांड जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक, और डेफिशिएंट डिमांड जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम। दूसरा कारण आप क्या बताओगे? गैप, इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है और डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप अराइज हो जाता है। ये सेकेंड पॉइंट का डिफरेंस होगा आपका दोनों टाइप ऑफ डिमांड में। इक्विलिब्रियम लेवल की बात करेंगे तो
एक्सेस डिमांड जो है वो दिखलाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के ओवर डिमांड जो है वो हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल से अगर ज़्यादा डिमांड हो रहा है तो वो एक्सेस डिमांड में जाता है, और इक्विलिब्रियम लेवल से अंदर लाइक उससे कम डिमांड हो रहा है तो वो डेफिशिएंट डिमांड को बताता है। कारण आप बता दोगे, लाइक दोनों ही टाइप ऑफ डिमांड के रीजंस अलग अलग हैं ऑफ कोर्स, तो वो रीजंस आप बता दोगे और उनके इम्पैक्ट के बेसिस पर भी दोनों में अंतर आप लिख सकते हो, कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, तो आप बड़ी आसानी से डिफरेंसेस को लिख सकते हो, बता सकते हो। हमने दोनों ही टाइप ऑफ डिमांड को क्लियरली डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, और एक लास्ट टॉपिक के साथ हम अपने आज के क्लास को यहीं पे छोड़ रहे हैं। अगली क्लास में हम इस यूनिट को फिनिश करेंगे। थैंक यू।